वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था व्हाट आर दी डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम समझ सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी व्युत्पन्न के प्रकार। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेरिवेटिव्स एक इंश्योरेंस की तरह है जो वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क इन द मार्केट। अब देखिए, रिस्क कितनी तरह की है। नॉर्मली हम बहुत तरह की रिस्क पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 प्रकार के रिस्क को विशेष रूप से आपके सामने रख रहे थे। नंबर 1 इज बाजार जोखिम, यानी मार्केट रिस्क, जब बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन होते हैं। ये बाजार कौन सा है? स्कंद बाजार या वस्तु बाजार, एनी कैन बी देयर। जब बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन का मतलब क्या है कि मार्केट में सिक्योरिटीज़ का कमोडिटीज़ में के मूल्यों में बहुत ज़्यादा जब फ्लक्चुएशन होते हैं तो सेलर और बायर दोनों के लिए ये निर्णय लेना मुश्किल होता है कि वो किस पर ट्रेड करे। और उस उच्चावचन को देखिए, हम कंट्रोल नहीं कर सकते या कोई भी मार्केट फोर्स उसको ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि ये मार्केट की बेसिक नेचर होती है। और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है कि वह कम मूल्य पर खरीदे और अधिक मूल्य पर बेचे, जो हम सभी जानते हैं, कॉमर्स में यही रूल है। तो इस तरह की जो मूल्यों में जो उच्चावचन होता है, उसके अगेंस्ट सुरक्षा देने वाले काम डेरिवेटिव्स करते हैं, जिसको हम बाजार जोखिम के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जोखिम कौन सी होती है? ब्याज दर जोखिम, यानी रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट। स्थायी आय वाली जो प्रतिभूतियां होती हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जिनको हम ऋण पत्र कहते हैं विशेष रूप से, और उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि जिन पर इंटरेस्ट रेट्स फिक्स होती हैं। और इस इंटरेस्ट रेट्स के फिक्स होने की वजह से जैसे ही मार्केट बूम करता है, यानी मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, मतलब कहना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ती है, समतांशों का मूल्य बढ़ता है, कंपनी राइजिंग प्रॉफिट्स पर होती है, तो उस समय नेचुरली मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं। और जिन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट्स पहले बहुत कम था, तो उनको लॉस होता है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड हैं, दे कैन नॉट बी रेज। तो ऐसी स्थिति में उनके भी उस रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है। थर्ड रिस्क कौन सा है? विनिमय दर जोखिम। विनिमय दर का मतलब जो बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसमें वस्तुओं के लेन देन या मुद्राओं के लेन देन होते हैं, उस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और करेंसी में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो उस वेरिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कंट्री को या किसी भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को सुरक्षा देने का काम डेरिवेटिव्स करते हैं। अब इन डेरिवेटिव्स को विशेष रूप से हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं: वित्तीय व्युत्पन्न, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो आप समझ ही गए हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अंतर्निहित प्रतिभूतियां जरूरी हैं किसी भी डेरिवेटिव को काम में लेने के लिए। उसकी वर्किंग अभी मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे ये अंतर्निहित संपत्तियों पर ही निर्भर करता है। तो वित्तीय जोखिम वित्तीय प्रतिभूतियों से संबंधित है, बिल्कुल क्लियर बात है। यानी इसकी संपत्तियां या प्रतिभूतियां कौन सी हो सकती हैं? स्टॉक, बॉन्ड, ऋण पत्र, कोषागार प्रपत्र, विनिमय बिल आदि। ये सभी नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके बारे में आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि स्टॉक बॉन्ड कौन से होते हैं। जो स्टॉक मार्केट में जिन प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, वो सभी इसमें शामिल होती हैं। कोषागार विपत्र उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए। विनिमय बिल जो फॉरेन एक्सचेंज में काम में लिए जाते हैं, जब ट्रेडिंग होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो कम जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज बिल्स को यूज़ करते हैं। तो इनके मूल्यों में जब उतार चढ़ाव होते हैं या फ्लक्चुएशन आते हैं, तो उसके अगेंस्ट जिन डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है वो फाइनेंशियल
डेरिवेटिव्स या वित्तीय व्युत्पन्न कहलाते हैं। सेकंड थिंग इज वस्तु व्युत्पन्न। वस्तु व्युत्पन्न वस्तु बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी अंतर्निहित प्रतिभूतियां सभी प्रकार की वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, स्वर्ण, रजत आदि हो सकती है। एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, कपड़ा हो सकता है, ऑयल हो सकता है, लोहा, अब्रक, वॉटेवर, जिसका भी ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में हो रहा है, उनमें वस्तुओं के मूल्य के उतार चढ़ाव से के अगेंस्ट ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आते हैं हम मुख्य बात पर कि डेरिवेटिव्स कैसे काम में लिए जाते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति मिलकर गोल्ड का एक्सचेंज कर रहे हैं। गोल्ड खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। दोनों ने मार्केट की सिचुएशन को देखा कि आगे आने वाले समय में आज मान लीजिए गोल्ड की रेट 40,000 पर ग्राम है, नहीं सॉरी पर तोला है, जो 10 ग्राम्स होते हैं, और उसकी रेट आगे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यानी रिस्क कौन सी है? कम होने की भी है और ज़्यादा होने की भी है। और दोनों का इंटरेस्ट दोनों ही तरफ है, क्योंकि बायर क्या चाहता है कि वह इसी 40,000 में उसको खरीद ले, और बेचने वाला क्या चाहता है कि थोड़ा सा मूल्य बढ़े तब मैं बेचूं। तो दोनों के ही के आधार पर यदि सोचा जाए तो वो क्या करते हैं कि उन्हें गोल्ड तो यहाँ पर क्या हुआ, बाजार में एक प्रतिभूति है, एक संपत्ति है या वस्तु है, और जिसको हम डेरिवेटिव्स के नाम से क्या कहेंगे, अंतर्निहित संपत्ति, अंडरलाइंग एसेट्स। गोल्ड क्या है? अंडरलाइंग एसेट्स, जिसके ऊपर डेरिवेटिव यूज किया जाएगा। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज की डेट में यानी 16 जनवरी को उन्होंने दोनों ने मिलकर एक अनुबंध किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और अनुबंध में दोनों ने उस वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी, उसका वैल्यूएशन करके उसका मूल्य, और वो एक सर्टेन डेट को ये तय करते हैं कि एक सर्टेन डेट जो कि फर्दर हो, मतलब फ्यूचर की होगी, यानी आगे की होगी, नेचुरली पीछे की तो हो नहीं सकती। तो आगे की आने वाली किसी भी तिथि पर वो उस स्वर्ण का सौदा करेंगे, गोल्ड का एक्सचेंज करेंगे उन्हीं मूल्यों पर जो मूल्य उन्होंने आज डिसाइड किया है। वो मूल्य कौन सा हो सकता है? आज की रेट हो सकती है, कुछ बढ़ी हुई हो सकती है, कुछ कम वाली भी हो सकती है। दोनों ने उस मूल्य को खुद ने डिटरमाइन किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑफ द मार्केट, और उस आधार पर मान लीजिए 40,000 की आज रेट है, उन्होंने 50,000 में ये सौदा किया कि ए उसको खरीदेगा और बी उसको बेचेगा। और डेट उन्होंने कौन सी की है? मान लीजिए 25 जनवरी, आज से 10 दिन बाद वो इस गोल्ड का एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ, किसका? खरीदने और बेचने का, किसी निश्चित मूल्य पर, निश्चित तिथि पर, सर्टेन प्राइस एंड सर्टेन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का मतलब क्या हुआ? आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें कुछ शर्तें भी तय कर दी और सब कुछ क्लियर हो गया। अब 25 जनवरी आती है, तो उस 25 जनवरी को बी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह उसकी डिलीवरी ए को कर दे कमोडिटी की, और ए के लिए क्या ज़रूरी है? उसका जो निश्चित मूल्य उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, उस मूल्य पर उसका भुगतान कर दे। तो उस निश्चित तिथि पर, उस सर्टेन डेट पर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उन्हीं कंडीशंस पे किया जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई थी। तो उससे दोनों ही पक्षकार यानी दोनों पार्टीज बेनिफिट में इस तरह से होंगी कि न बायर को लॉस होगा और न सेलर को लॉस होगा। अब आप कहेंगे कैसे नहीं होगा? मान लीजिए मूल्य इससे भी कम चले गए थे, 25 तारीख को मान लीजिए कि वो 35,000 हो गए थे गोल्ड की रेट्स, लेकिन उसका जो लॉस होने की जो उसके लिए वो थी रेंज जो थी वो कम हो जाएगी। बेचने वाले के लिए 50,000 की जगह 35,000 हो गया, तो उसको भी लॉस जितना हो रहा था उससे थोड़ा सा कम होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि इन डेरिवेटिव्स की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो डेरिवेटिव हुआ, जो अनुबंध है उसको हम व्युत्पन्न कहेंगे, और उस व्युत्पन्न के द्वारा दोनों ने अपनी अपनी हानियों को यानी अपने होने वाले रिस्क को कम करने के लिए ये सौदा किया। और ये सौदा करते समय उन्होंने बाजार की ट्रेंड को देखा, उसकी प्रवृत्ति को देखा देखा कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम बाजार को कि वो आगे मूल्य बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन फिर भी वो ये मानते हुए इस तरह का ट्रेड कर रहे हैं कि वह इस वस्तु का इतनी मूल्य का और इतनी क्वांटिटी का उस दिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो उस कंप्लीशन पर दोनों को जो हाई रिस्क होने वाला था वो रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह से जोखिम से सुरक्षा करने के लिए या सेफ करने के लिए हमने डेरिवेटिव को यूज किया। इसलिए डेरिवेटिव्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस। अब आप समझ गए होंगे, आगे हम इसकी पूरी वर्किंग को समझेंगे तो आप और अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि व्हाट आर दी डेरिवेटिव्स। इंग्लिश में भी देख लीजिए, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये ई बाई मिस्टेक लग गया है बच्चों, इसको क्लासिफाइड कर लीजिए। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अंडरलाइंग स्टॉक्स कैन बी ए बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। Commodity derivatives, commodity derivatives have entered as hedging devices against fluctuations in commodity prices. In commodity derivatives, the underlying is a commodity such as rice, wheat, gold, silver, etc. अब ये hedging जो मैंने वर्ड यूज किया है उसको मैं आगे वाले टॉपिक में कवर करूंगी। दीज आर द टाइप ऑफ, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेरिवेटिव्स। हेजर कौन होता है? जो कि हेजिंग करता है, प्रोटेक्ट वॉल बनाता है कि इससे बाहर वह नहीं जाएगा, अंदर रहकर वह अपने लॉस को कम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों हो सकता है क्या, ये निश्चित हो गया है कि हम मंडे से क्लासेस में मिलेंगे और मंडे से क्लासेस में आकर आप फिजिकली क्लास पढ़ेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, सभी तरह के जो प्रिवेंशंस हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जो आप जानते ही हैं कि हमें डिस्टेंसिंग रखनी है, थोड़े भी बीमार होने पर कॉलेज नहीं आना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, और बहुत ही हेल्दी रूटीन जो अभी तक आपने मेंटेन किया होगा उसी हेल्दी रूटीन के साथ हम नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।